डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है डिप्लोमा जेई एग्जाम्स के लिए, आज हम उसमें डब्ल्यूआरई और इरिगेशन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि कोई इरिगेशन वाटर का सैंपल है, उसमें Na प्लस की कंसंट्रेशन 20 है। ये यहाँ पर Na प्लस प्लस लिखा है, Na प्लस प्लस ना होके सिर्फ Na प्लस होगा। Ca प्लस प्लस की 3 है, Mg प्लस प्लस की 1 है। कंसंट्रेशन दी गई है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। तो इसको कौन से टाइप ऑफ वाटर में हम क्लासिफाई करेंगे? तो वाटर का क्लासिफिकेशन होता है एसएआर के बेस्ड पे। एसएआर है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले तुम एसएआर कैलकुलेट करेंगे। एसएआर का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सबसे ऊपर तो +1 वाला लिख दो आप, एन में +1 आता है। +2 वाली दो टर्म आ रही हैं, दोनों को जोड़ दो और दो से ही डिवाइड कर दो और 1/2 इसकी पावर लिख दो। ये ऐसे आर होता है। अब ये आप इसमें वैल्यूज रखोगे तो ऊपर आ गया 20/3 + 1/2 रेज टू पावर 1/2। तो ये 4/2, ये आ जाएगा 20/√2। 20/√2 को आप इस तरीके से करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन, कि ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये √2 मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया। तो 20/2 इंटू √2। √2 की और √3 की वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी है। √2 का होगा 1.414। तो ये 10 इंटू 1.414 14.14 आएगा, जो कि आएगा इस वाले रेंज में। तो ये मीडियम सोडियम वाटर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि राइस का कोई क्रॉप है, उसकी कोर डेप्थ है वो 190 mm है, कोर पीरियड 14 डेज है। आउटलेट फैक्टर क्या होगा वाटर कोर्स पे? कोर डेप्थ और कोर पीरियड है, ये उस ड्यूरेशन को और उस ड्यूरेशन की वाटर डिमांड को डिनोट कर रहा है जो वाटर का रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होगा। क्रॉप फ्यू सेंटीमीटर हाई होगी, उससे लेके वो पकने तक एक बार कुछ एक ड्यूरेशन होता है जिसमें बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करती है। उसके बाद वो पक जाती है, उसके बाद फिर से हम इरिगेशन करना बंद कर देते हैं और उसको ड्राई होने देते हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो बीच वाला जो टाइम ड्यूरेशन जिसमें मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट होती है, इसके वाटर रिक्वायरमेंट को हम कोर डेप्थ बोलते हैं और इस ड्यूरेशन को बोलते हैं कोर पीरियड। आउटलेट फैक्टर हमसे पूछा है। आउटलेट फैक्टर आपको ध्यान रखना है, हेड ऑफ द वाटर कोर्स जो डिमांड होगी, वाटर की ड्यूटी होगी सॉरी, उसको हम बोलेंगे आउटलेट फैक्टर। बेसिकली ये जैसे कोई माइनर कैनाल है, इसमें से ये वाटर कोर्स जा रहा है और ये आपका फील्ड है, इसको इरिगेट करना है। तो वाटर कोर्स से वाटर सीधा फील्ड में सप्लाई होता है। तो हमसे पूछा है कि इस वाले पॉइंट पे ड्यूटी क्या होगी, क्योंकि वही आउटलेट फैक्टर होता है। इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर जो ड्यूटी होगी वो हम इस ड्यूरेशन और डेल्टा से निकाल सकते हैं। ये वाला रिलेशन हम लगा के 8.64 इंटू बी अपॉन डेल्टा। बी यहाँ पर डेज में होगा, डेल्टा मीटर में होगा। ड्यूटी आएगी आपकी हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो यहाँ पे आप वैल्यूज रखोगे तो 8.64 इंटू बी की वैल्यू रखोगे 14 अपॉन 0.190 और इसको जब सोल्व करोगे तो 636.63 हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस का क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या है ये 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एक तो नॉर्मल एनुअल रेनफॉल होता है जिसमें लास्ट 30 या 35 ईयर्स का डेटा का हम एवरेज लेके रखते हैं। अब मेरा कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसके लिए नॉर्मल एनुअल रेनफॉल लिख देती हूँ इस टर्म को। नॉर्मल एनुअल रेनफॉल क्या है? पिछले 35 ईयर्स का डेटा है, उसका मैंने एवरेज निकाला और वो मेरा इस किसी एरिया के लिए आ रहा है, मान लिया 1000 mm। तो ऑन एवरेज यहाँ पे 1000 mm की बारिश होनी चाहिए। अब यहाँ पे 1000 mm बारिश किसी साल हुई है तो हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल ईयर है। इससे कम हुई है, मान लिया कि हमारी बारिश हुई है वो 900 mm ही हुई है, 900 mm ही, 1000 नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इंडेक्स ऑफ वेटनेस है वो 90% है, रेन डिफिशियंसी है वो 10% की है। रेन डेफिशिएंसी क्या होता है? नॉर्मल एनुअल रेनफॉल से कितना परसेंट कम बारिश हुई है।
तो नॉर्मली तो 1000 होती है, अभी 900 ही हुआ है, तो 10% कम हुआ है। तो 10% तो हो जाएगा रेन डेफिशिएंसी, और 100 में से -10 अगर मैं करूँ, तो ये 90% आ जाएगा इंडेक्स ऑफ वेटनेस। तो 70% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मतलब 100 माइनस 70, 30% रेन डेफिशिएंसी होगी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉर्मल एनुअल रेनफॉल जो उस एरिया का है, उससे 30% कम इस साल हमारी बारिश हुई है। बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए है कि दो आइसोहेड्स हैं, एक है 45 सेंटीमीटर का, ये 45 सेंटीमीटर का है, दूसरा आइसोहेड्स जा रहा है 55 सेंटीमीटर का। इनके बीच का एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद दूसरा आइसोहेड जा रहा है 65 सेंटीमीटर का। 55 और 65 वाले के बीच का एरिया है 150 किलोमीटर स्क्वायर। अब दो आइसोहेड्स हैं, ये 45 सेंटीमीटर का है, ये 55 सेंटीमीटर का है। मतलब इस पर जो भी पॉइंट्स हैं उन सब पे रेनफॉल है वो 45 सेंटीमीटर है। इस पर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं सब में रेनफॉल है वो 55 सेंटीमीटर है। अब इनके बीच में जो एरिया आ रहा है उसमें रेनफॉल क्या होगा, तो उसके लिए हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाले एरिया के लिए एवरेज ले लिया, दोनों का आ गया, दोनों का एवरेज 50 और इन दोनों का एवरेज आ गया 60। अब मैं 50 को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दोनों के बीच में आ रहा है। 60 को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगी और नीचे टोटल एरिया से डिवाइड कर दूंगी। नीचे टोटल एरिया से डिवाइड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो रेनफॉल चाहिए और मैंने कर दिया है रेनफॉल को एरिया से मल्टीप्लाई। तो वापस से मुझे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा रेनफॉल निकालने के लिए, रेनफॉल की यूनिट्स लाने के लिए। तो यहाँ पर टोटल सम कर दूंगी दोनों का, 100 प्लस 150। इसको आप सोल्व करोगे तो सी आ जाएगा आंसर 56 सेमी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कोई एरिया है, कैचमेंट है, उसमें रेन स्टार्ट हुआ 2 बजे शाम को और 3 बजे जाके पूरा एंटायर बेसिन एरिया है वो कंट्रीब्यूट करने लगा डिस्चार्ज में, वाटर में, जो भी आउटलेट है उस पर। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा। बेसिकली मान लिया ये मेरा बहुत बड़ा सा कोई एरिया है, इसमें से ये मेरे बीच में से रिवर जा रही है, स्ट्रीम जा रही है। ये वाला पॉइंट है जहां पर मैं क्यू मेजर कर रही हूँ। अब इनिशियली क्या होगा, जब रेनफॉल स्टार्ट ही हुआ है तो जो आसपास का एरिया है, जो सबसे पहले तो जो स्ट्रीम में पानी गिर रहा है वो आएगा। उसके बाद जो आसपास का एरिया है, इस सारा एरिया से रिवर में डिस्चार्ज आने लगेगा। इनसे जो भी रन ऑफ हो रहा है वो सारा पानी रिवर में जाएगा और रिवर से वो पानी मुझे यहाँ मिलना स्टार्ट होगा। उसके बाद जो थोड़े दूर के पॉइंट्स हैं वहां का वाटर आएगा और सबसे दूर का पॉइंट मान लिया ये है। तो इससे जब इसका भी कंट्रीब्यूशन आने लगेगा सरफेस रन ऑफ में, यहाँ के डिस्चार्ज में, तो मैं बोलूंगी कि ये टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है कि रेनफॉल हुआ उसके बाद कितने टाइम बाद पूरा का पूरा एरिया कंट्रीब्यूट करने लगेगा। ये टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे 2 बजे रेनफॉल स्टार्ट हुआ, 2 बजे से बाद 1 घंटे बाद 3 बजे जाके पूरा का पूरा एरिया है वो कंट्रीब्यूट करने लग गया है मेरा। तो इट मीन्स मेरा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है वो 60 मिनट्स है। अब जो भी दूर से दूर भी लोकेटेड कोई एरिया है, मेरा पॉइंट है कोई, वहां का भी रन ऑफ है वो मुझे यहाँ पर मिलने लग गया है। अब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये कोई पॉइंट 1 है, इसके लिए मैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकाल रही हूँ। तो एक तो इसको यहाँ से यहाँ आने में कुछ टाइम लगेगा और इसको यहाँ से यहाँ जाने में भी कुछ टाइम लगेगा। मान लिया ये T1 है, ये T2 है और 1 मेरा सबसे फारदेस्ट पॉइंट है पूरे कैचमेंट एरिया में स्ट्रीम से। तो मेरा TC इक्वल हो जाएगा T1 प्लस T2। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 5 सक्सेसिव डेज हैं जिनका रेनफॉल हमें दिया गया है। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स है, इसी को स्टॉर्म लॉस रेट भी बोला जाता है, वो 550 mm पर डे है। तो टोटल सरफेस रन ऑफ क्या होगा। 5 इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है इनफिल्ट्रेशन को। मान लिया फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई, मेरा 5 इंडेक्स है 3 सेंटीमीटर पर आर की ये बारिश हो रही है और पर आर का ही ये 5 इंडेक्स है। ये 5 है, ये रेनफॉल है और मेरा 1 घंटे तक बारिश हुई है। तो टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितना आया मेरा 10 सेंटीमीटर। 1 घंटे मेरा इनफिल्टर कितना हो रहा है 3 सेंटीमीटर, जो बचेगा वो आ जाएगा रन ऑफ। यही यूज है 5 इंडेक्स का कि मैं रेनफॉल में से 5 इंडेक्स वाली इनफिल्ट्रेशन वैल्यूज घटा दूं तो मुझे रन ऑफ मिल जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो उसके स्टूडेंट्स कभी कभी मिस करते हैं और उसके कारण उन्हें दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स में। अब फॉर एग्जांपल मान लिया कि मेरा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ना होके
यहाँ पर मेरा फाई इंडेक्स होता है 12 सेंटीमीटर। तो अब रन ऑफ क्या होता है? अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि रेनफॉल माइनस फाई इंडेक्स इज इक्वल टू रन ऑफ, बट रन ऑफ नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये वाला केस बन रहा है कि फाई इंडेक्स 12 सेंटीमीटर पर आ रहा है, तो मेरा रेनफॉल है वो 10 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से हो रहा है, तो सारा का सारा वाटर इनफिल्टर हो जाएगा, कुछ रन ऑफ होगा ही नहीं। तो इस केस में मेरा रन ऑफ है वो 0 आएगा, रन ऑफ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये चीज आपको समझ आ गई तो आप फाई इंडेक्स के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अब मुझे जस्ट इसको सोल्व करना है। तो 5 वैल्यू मुझे दी गई हैं। पहले आर में 100 का है, फिर 80 का है, फिर 60 का है, 5 सक्सेसिव डेज का दिया है, अगले दिन में हो रहा है 40 और उससे अगले दिन में 20। फाइंड इंडेक्स भी मुझे डेज में दिया गया है, 50 mm पर डे है। तो पहले वाले में क्या रन ऑफ होगा? कोई होगा 100 माइनस 50, 50 का रन ऑफ होगा। सेकंड वाले में भी होगा, इसमें भी होगा 10 का। क्या 40 वाले में कोई रन ऑफ होगा? सारा इनफिल्टर हो जाएगा, कोई रन ऑफ नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। तो मेरा रन ऑफ यहाँ पे आएगा 50 प्लस 30 प्लस 10 90 आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मल रेशियो मेथड होता है बेसिकली, कि क्या हुआ, मेरे पास 4 रेन गेज स्टेशन हैं, ए बी सी एक्स। चारों का मेरे पास पास्ट 30-35 ईयर्स का डेटा है, जिसके बेसिस पे मैं नॉर्मल एनुअल रेनफॉल निकाल लेती हूँ। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो मेरे पास एन बी की, एन ए की, एन सी की, एन एक्स की, ये सारी रीडिंग्स हैं। अब पर्टिकुलर कोई ईयर है, जैसे आपने ले लिया 2024, 2024 के डेटा में आपका ये वाला स्टेशन एक्स वाला काम नहीं कर रहा था, बाकी सारे काम कर रहे थे। इनका मेरे पास 24 का प्रेसिपिटेशन का डेटा है, बट ये वाला स्टेशन मेरा काम नहीं कर रहा था एक्स वाला, तो यहाँ पर मेरे पास डेटा नहीं है। अब यहाँ पे जो भी मेरे पास ये अवेलेबल डेटा है सारा, इसके बेसिस पे मैं ये मिसिंग वाला डेटा निकालती हूँ। ये मिसिंग क्यों हो सकता है? किसी कारण से रेनफॉल फंक्शन नहीं कर रहा था, रीडिंग में मेजर नहीं करी, लिखने वाले ने कुछ गलत सलत लिख दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब मैं इसके लिए एक फॉर्मूला लगाती हूँ कि पी एक्स अपॉन एन एक्स, दिस स्टेशन, दिस विल बी इक्वल टू पी ए अपॉन एन ए, पी बी अपॉन एन बी प्लस पी सी अपॉन एन सी। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, मैंने 3 रीडिंग यहाँ पे ऐड कर दी है, 1 2 3, 3 को मैंने ऐड कर दिया 3 स्टेशन के लिए, तो इसको मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ऊपर पी आ रहा है तो सब में पी आएगा, नीचे एन आ रहा है तो सब में एन आएगा। अब सारी चीजें आ गई हैं, मुझे जस्ट वैल्यूज रखनी है। पी एक्स मुझे निकालना है, एन एक्स मुझे पता है 700 है, ये वाला डेटा 700 mm है। 1/3 100 अपॉन 1000 प्लस 90 अपॉन 900 प्लस 80 अपॉन 800, दिस शुड बी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/10। तो इससे मेरा पी एक्स आ जाएगा 3 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ जाएगा 70 mm। ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 2 4 आर के यूनिट हाइड्रोग्राफ हैं, वो स्टैगर्ड है 4 आर से, ग्राफिकली हमने इनको ऐड किया है, तो रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा और उसका डेप्थ ऑफ रन ऑफ क्या होगा। 4 आर का यूनिट हाइड्रोग्राफ का आपको मतलब पता होना चाहिए। 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। 4 आर का यूनिट हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा रेनफॉल हुआ, जो स्टॉर्म आया वो 4 आर के लिए आया, बारिश हुई मेरे 4 घंटे। इसका मैं अगर बेस पीरियड बताऊं हाइड्रोग्राफ का, मान लिया वो है 84 आर, इट मीन्स मेरे 4 घंटे बारिश हुई, उसका मुझे रिवर में डिस्चार्ज में इफेक्ट देखने को मिला, वो 84 आवर्स तक मिला। जैसे ये 0 से स्टार्ट हुआ बारिश, तो ये 4 घंटे हुई, ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 आर है, तो ये मेरा इफेक्टिव रेनफॉल का ग्राफ यहाँ पर बन गया है। ये यहाँ से 0 था मेरा डिस्चार्ज, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ पीक पे पहुंचा और वापस 0 हुआ। इस पूरे एक्टिविटी में मेरा टाइम लग रहा है 84 आवर तक। ये होता है हाइड्रोग्राफ का सिग्निफिकेंस। और इस पूरे में जो मेरा डेप्थ ऑफ रन ऑफ है वो 1 सेंटीमीटर है।
जो 4 घंटे मेरी बारिश हुई है, 4 घंटे टोटल मिला के 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ रन ऑफ जितनी बारिश हुई है। ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर रेनफॉल नहीं है, रन ऑफ है। रन ऑफ की टाइम में बात करते हैं, हम हाइड्रोग्राफ की बात कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज होता है उसमें। अब 4-4 घंटे के 2 हाइड्रोग्राफ मैंने जोड़ दिए, तो 4 घंटे का एक मेरा स्टॉर्म आया, बारिश हुई, फिर 4 घंटे फिर से एक स्टॉर्म आया, तो टोटल मेरा स्टॉर्म कितना हो गया? 8 आवर हो गया। तो ये 8 आवर का हाइड्रोग्राफ बनेगा, 8 आवर के स्टॉर्म का हाइड्रोग्राफ बनेगा। और डेप्थ कितना होगा? स्टार्टिंग वाले 4 घंटे में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, नेक्स्ट वाले में फिर से 1 सेंटीमीटर हुई, तो टोटल बारिश मेरी कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर हो गई, तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th में दिया है कि एक रिजर्वोयर है, उसकी कैपेसिटी है 25 मिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब 25 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब, ये उसकी कैपेसिटी है। उसमें डेड स्टोरेज दिया गया है 5 मिलियन क्यूबिक मीटर, इतना दिया गया है उसमें डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज क्या होता है? हम अलग से स्पेस देते हैं डिजाइन में, फिर हमारा सेडिमेंट आके वहां पर कलेक्ट होगा। जैसे ये मैंने डैम बनाया है, तो इधर से पानी आ रहा है, पानी सेडिमेंट कैरी कर रहा होगा बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे यहाँ पर रिजर्वोयर के पास में, डैम के पास में, तो मेरा वेलोसिटी एकदम कम हो जाती है, तो सेडिमेंट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और डाउनस्ट्रीम में बहुत ही कम सेडिमेंट पास होता है, काफी सारा सेडिमेंट डैम के वियर के इन स्ट्रक्चर्स के पास में डिपॉजिट हो जाता है। जब मैं डिजाइन करती हूँ तो मैं अलग से स्पेस छोड़ती हूँ इसके लिए, कि इतना स्पेस मैंने सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने के लिए इतनी जगह छोड़ी है। उस स्पेस को, इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेड स्टोरेज। जैसे मैंने 25 मिलियन क्यूबिक मीटर का डिजाइन किया है रिजर्वोयर, उसमें 5 तो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है कि ये 5 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ये डेड स्टोरेज के लिए है। अब क्या होगा? कुछ सालों बाद ये भर जाएगा डेड स्टोरेज, सेडिमेंट तो फिर भी आता रहेगा, और फिर ये सेडिमेंट आ रहा है, ये जो वाटर के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है उसको ऑक्यूपाई करने लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो इफेक्टिव 12 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब मेरे पास रिजर्वोयर का इफेक्टिव स्टोरेज अवेलेबल है। बट कुछ सालों बाद ये डेड स्टोरेज मेरा पूरा भर जाएगा, उसके बाद फिर से सेडिमेंट आएगा, तो ये वॉल्यूम कम होता जाएगा। और हमसे पूछा है कि कितने सालों बाद ये चीज होना स्टार्ट हो जाएगी कि डेड स्टोरेज पूरा भर गया है, और अब रिजर्वोयर की कैपेसिटी है उसमें से वो सेडिमेंट डिपॉजिट होने लग गया है। तो हमें दिया है कि एक साल में कितना सेडिमेंट आता है, 0.1 मिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब 0.1 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब, इतना मेरा 1 ईयर में आता है। तो मेरा डेड स्टोरेज पूरा ऑक्यूपाई होने में कितने साल लगेंगे? एक साल में आ रहा है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगी डेड स्टोरेज के वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम इतना है, एक साल में मेरा इतना आ रहा है, तो यहाँ से आ गया 50 ईयर्स, मतलब 50 ईयर्स में डेड स्टोरेज पूरा भर जाएगा, और अब सेडिमेंट आके जो रिजर्वोयर वाली कैपेसिटी थी, इसमें से वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगेगा, तो रिजर्वोयर की यूजफुलनेस है वो कम होने लग जाएगी। ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि एक एम्प्टी कंडीशन है रिजर्वोयर में, तो एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम है, उसके लिए हील पे और टॉप पे रेस्पेक्टिवली क्या स्ट्रेसेज होंगे। तो एक छोटा सा मैंने 10-15 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें ग्रेविटी डैम के ये वाले फॉर्मूले कैसे आते हैं वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप जाके वहां से वो वीडियो देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन और ये आगे वाला क्वेश्चन, ये दोनों कवर हो जाएंगे आपको अच्छे से उस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक रिजाइम चैनल है जिसका डिस्चार्ज 64 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका वेटेड पेरीमीटर क्या होगा। ये इक्वेशन लेसिस वाली बहुत ज्यादा यूज होती है, आपको याद होनी चाहिए, 4.75 रूट क्यूब। अगर इतना डिस्चार्ज मुझे पास कराना है तो मुझे पी वेटेड पेरीमीटर चाहिए। ये कैनाल्स में भी यूज होता है और कुछ कुछ और जगह भी यूज होता है, तो कहीं पर भी आपको डिस्चार्ज दिया है, पेरीमीटर पूछा है, तो यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पर आ जाएगा 4.75, क्यू की वैल्यू 64 रखोगे तो 64 का रूट 4.75 इंटू 8, ये आ जाएगा 38 मीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि प्रोपोर्शनल आउटलेट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है। जैसे कि ये मेरा वाटर कोर्स जा रहा है, और इसमें यहाँ पर ये मैंने आउटलेट दिया हुआ है। अगर मैं इधर से व्यू देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि ये वाटर कोर्स है, और इसके बीच में यहाँ पर ये कहीं पर आइए आउटलेट दिया गया है। ये वाटर कोर्स का बॉटम है और ये वाटर सरफेस है।
तो इसमें ये ओपनिंग दी गई है, इसको हम बोलते हैं आउटलेट। अब फ्लेक्सिबिलिटी डिनोट करता है कि अगर मैं आउटलेट का डिस्चार्ज चेंज करूं, सॉरी वाटर कोर्स का डिस्चार्ज चेंज करूं तो आउटलेट पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, आउटलेट के डिस्चार्ज पर क्या इफेक्ट दिखेगा। तो एफ है फ्लेक्सिबिलिटी, ये रेशियो होता है डी क्यू अपॉन क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन क्यू। तो स्मॉल क्यू है ये आउटलेट का डिस्चार्ज है इस आउटलेट का, और कैपिटल क्यू है इस में से जो डिस्चार्ज पास हो रहा है वाटर कोर्स में से वो। वाटर कोर्स का डिस्चार्ज अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेप्थ भी चेंज होगी। ये अगर डेप्थ यहाँ पर है कम डिस्चार्ज होगा। अगर ये फ्री वाटर सरफेस यहाँ चली गई है, ये बॉटम है वाटर कोर्स का और ये फ्री वाटर सरफेस है, तो उस केस में डिस्चार्ज है वो बढ़ जाएगा। और जब यहाँ पर डेप्थ बढ़ेगी तो इस पर जो हेड एक्ट कर रहा है आउटलेट पर वो भी बढ़ेगा और इस कारण इस आउटलेट का डिस्चार्ज भी बढ़ सकता है। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी डिनोट करती है। आउटलेट का डिस्चार्ज स्मॉल क्यू है, वाटर कोर्स है इसका डिस्चार्ज कैपिटल क्यू है, और इन दोनों का ये जो रेशियो आ रहा है इनके डिफरेंशिएशन का वो फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर एफ की वैल्यू 1 आ रही है तो हम बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शनल आउटलेट है, मतलब जिस रेट से हम डिस्चार्ज वेरी कर रहे हैं वाटर कोर्स में उसी रेट से आउटलेट में जो डिस्चार्ज पास हो रहा है वो भी वेरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि रिजिड मॉड्यूल आउटलेट है, इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है। आउटलेट के लिए सेंसिटिविटी होती है एस इक्वल होता है डी क्यू अपॉन डी वाई अपॉन वाई। डी क्यू यहाँ पर अगेन पिछले में था वही है, जो हमारा आउटलेट है उससे जो डिस्चार्ज पास हो रहा है वो है, और यहाँ पर वाई है ये जो वाटर कोर्स है उसमें जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो है। जैसे कि ये बॉटम है वाटर कोर्स का, ये फ्री वाटर सरफेस है, यहाँ पर ये आउटलेट दिया गया है, तो y जो है वो ये वाली डेप्थ है, इसके सेंटर से ले सकते हो ये वाली। तो अगर कोई सेंसिटिव रिजिड मॉड्यूल आउटलेट होगा इट मीन्स उसका जो आउटलेट का डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, वो रिजिड है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका फिक्स है डिस्चार्ज, इतना ही पास होगा उससे। तो ये फिक्स रहेगा क्यू फिक्स रहेगा तो डी क्यू जीरो आएगा और एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी रिजिड मॉड्यूल आउटलेट के लिए। यहाँ पर ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक कैनाल बेड लेवल है, उसका आरएल है वो ये है और हाई फ्लड लेवल है उसका आरएल ये है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क का भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आई बटन में लिंक दिया गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें मार्क करोगे, सबसे पहले कैनाल बेड लेवल है उसको मार्क करोगे। कैनाल बेड लेवल है मेरा 212, ये आरएल 212 है, यहाँ से मेरा कैनाल का बेड है, और मेरा जो ड्रेनेज है उसका हाई फ्लड लेवल 210 है, मतलब ये हाई फ्लड लेवल है ड्रेनेज का। तो ड्रेनेज इस हाई फ्लड लेवल से इधर कहीं बीच में होगा। ये हाई फ्लड लेवल 210 है, ये मैंने नीचे क्यों मार्क किया क्योंकि इसका आरएल कम था, ये 212 एल तो ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, और ये हाई फ्लड लेवल है। हाई फ्लड लेवल क्या होता है, ड्रेनेज जो है उसमें मैक्सिमम वाटर लेवल कहां तक जा सकता है, उसका आरएल है वो हाई फ्लड लेवल है। तो इसके नीचे ये कहीं पर ड्रेनेज का बॉटम होगा और इन दोनों के बीच में ये ड्रेनेज पास हो रहा है। कैनाल का ये बेड लेवल है तो इसके ऊपर कहीं कैनाल का हाई सप्लाई लेवल होगा और इधर से ये कैनाल पास हो रही है। अब ऐसे में दोनों का में कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है, ड्रेनेज का हाई फ्लड लेवल नीचे है कैनाल के बेड लेवल से, तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आराम से ऊपर नीचे से फ्लो कर सकते हैं। कैनाल है वो ऊपर से जाएगी क्योंकि इसका बेड लेवल ऊपर है, ड्रेनेज नीचे से जाएगा और इन दोनों के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है, तो एक्वेडक्ट होगा। इसी में अगर मैं बात करूं कि ये मेरा 210 होने के बजाय मान लिया ये 213 होता, तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये मेरा कैनाल का बेड लेवल है और इससे ऊपर हाई फ्लड लेवल आ रहा है यहाँ पर कहीं, तो उस केस में मुझे ड्रेनेज को थोड़ा नीचे ले जाके उसको एज ए साइफन फ्लो करवाना पड़ता है, इन्वर्टेड साइफन, तो ये हो जाता साइफन एक्वेडक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि मैक्सिमम एवरेज डेप्थ जो है
वो किसी पर्टिकुलर कैचमेंट के 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए वन डे स्टॉर्म के लिए 100 है, तो डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व से हमें सेम एरिया के लिए 3 आवर स्टॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम एवरेज डेप्थ मिलेगी वो इस 100 से कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं डीएडी कर्व पे। यहाँ पर हम लेते हैं एरिया, यहाँ पर हम लेते हैं रेनफॉल डेप्थ, एवरेज रेनफॉल डेप्थ जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया जिस बारे में। अब इसमें मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये मेरा 2 डे का स्टॉर्म है, ये मेरा 1 डे का स्टॉर्म है। इससे 2 चीज़ें इंडिकेट होती हैं, एक तो क्या कि जैसे-जैसे मैं एरिया बढ़ाती हूँ, मेरा एवरेज रेनफॉल डेप्थ है वो डिक्रीज होता है। पहले मान लिया यहाँ पर R1 था, तो एरिया अगर A1 से A2 तक बढ़ाया, तो एवरेज रेनफॉल डेप्थ R1 से घट के R2 पे आ गई है। मतलब जितना ज़्यादा एरिया में रेनफॉल होगा, रेनफॉल डेप्थ उतना ही कम होगा। अगर थोड़े से एरिया में रेनफॉल हो रहा है, तो वहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो सकती है, रेनफॉल डेप्थ भी ज़्यादा होगी। बट अगर ज़्यादा एरिया में रेनफॉल हो रहा है, तो वहाँ पे उल्टा होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी भी कम आएगी और रेनफॉल डेप्थ भी कम आएगी। दूसरा, अगर मैं स्टॉर्म्स की बात करूँ कि एक मेरा 1 डे का स्टॉर्म है, एक 2 डे का स्टॉर्म है, तो सेम एरिया के लिए जो क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है, एरिया सेम है, तो यहाँ पर जो आ रहा है ये एवरेज रेनफॉल डेप्थ R1 डेज और इसके लिए आ रहा है ये R2 डेज। कम ड्यूरेशन का स्टॉर्म है तो उसका एवरेज रेनफॉल डेप्थ भी कम होगा, ज़्यादा ड्यूरेशन का स्टॉर्म है तो उसका एवरेज रेनफॉल डेप्थ भी ज़्यादा होगा। और ये थोड़ा-सा कॉमन सेंस की भी आपको बात लग रही होगी कि अगर मेरी एक तो एक ही दिन बारिश हो रही है और एक 2 दिन बारिश हो रही है, तो मुझे ज़्यादा रेनफॉल किसमें मिलेगा? ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन में जो बारिश हो रही है। तो 2 दिन रेनफॉल होगा, 2 दिन का स्टॉर्म होगा, तो एवरेज रेनफॉल डेप्थ मुझे ज़्यादा मिलेगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 डे के लिए अगर 1 डे के स्टॉर्म के लिए 100 है, तो 3 आवर के स्टॉर्म के लिए क्या होगा? तो इससे कम आएगा। इस ग्राफ से मुझे पता चल गया ये कि स्टॉर्म की ड्यूरेशन कम करूँगी तो एवरेज रेनफॉल डेप्थ भी मुझे कम मिलता है। तो ये लेस देन 100 होगा। इसका आंसर सी होगा। और आई थिंक ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है और इसका आंसर की में आंसर है वो गलत दिया गया है। तो आप एक बार चेक करके अपनी बुक में रेक्टिफाई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ 300 आ रहा है 24 आवर्स के लिए, इसका रिटर्न पीरियड है 100 ईयर्स। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो रिटर्न पीरियड है, कितना रेनफॉल हो रहा है, कितने घंटे में हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। ये मैक्सिमम रेनफॉल है जो डेटा दिया है वो, और ये मैक्सिमम रेनफॉल अकर हो रहा है 100 ईयर के रिटर्न पीरियड के लिए। तो सेम टाइप ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ है वो अकर हो इस 10 ईयर्स में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट वंस अकर हो वो। तो इसी सेम कंसेप्ट पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की आपके लिए, ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि P 1/T है। ये मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि 100 ईयर मेरा रिटर्न पीरियड है। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ दी है, ये 100 ईयर्स में एक बार अकर होगा। 100 साल में एक बार इतनी ज्यादा बारिश होगी। तो 100 ईयर में कितनी बार अकर होता है? एक बार। 100 ईयर्स में एक बार अकर होता है, तो एक ईयर में कितना अकर होगा? 1/100। तो यहाँ से मुझे पता चल गया P और 1/T का रिलेशन भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब 100 ईयर में अकर होने की प्रोबेबिलिटी तो है मेरी 1/100। 100 ईयर में अकर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/100, क्योंकि कोई इवेंट अकर होगा या नहीं होगा, उन दोनों का प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है हमेशा। अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर मेरे पास है, तो अकर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लेती हूँ। अकर नहीं होने की मेरी प्रोबेबिलिटी जो आ रही है, वो 1 साल के लिए आ रही है। ये मेरे से 10 ईयर्स का पूछा है, तो मैं इसका 10⁻10 कर दूंगी 10 ईयर्स का अकर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ध्यान आपको यह रखना है कि आप इसका ⁻10 नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं। अकर होने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो ये 1/100 है, ये 1 साल के लिए है। और मैं 10 ईयर्स में अकर होने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करती हूँ, तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 10 ईयर में 1 बार अकर हो, 2 बार अकर हो, 3 बार अकर हो, 10 बार भी अकर हो जाए।
तो अक्कर होने वाली प्रोबेबिलिटी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट इवेंट हो सकते हैं, बट एक बार भी अक्कर नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो एक ही टाइप का होगा कि अक्कर नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं हो रहा है, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अक्कर नहीं होने वाली प्रोबेबिलिटी का आप रेज टू पावर 10 करोगे। ये रेज टू पावर 10 यहाँ पे आपने कर दिया। अब आपसे पूछा गया एटलीस्ट वंस अक्कर हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो एटलीस्ट वंस अक्कर हो मतलब एक बार भी अक्कर हो, ज्यादा भी हो सकता है। तो अगेन इवेंट अक्कर होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो 10 ईयर्स में ये मेरी अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी अक्कर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है ये। तो एटलीस्ट वंस अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 100 रेज टू पावर 10 और ये मेरा आ जाएगा आंसर। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो 1/100 को मैं 0.01 लिखूंगी और हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 0.99 लिख सकते हैं, 0.99 रेज टू पावर 10 1 माइनस दिस, तो बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि एक स्टॉर्म है 6 आर का, 4 सेंटीमीटर उसमें रेनफॉल हो रहा है, रिजल्टिंग रन ऑफ है वो 2 सेंटीमीटर है। फाइंड एक्स अगर सेम रहता है तो 10 सेंटीमीटर के रेनफॉल में 12 आवर्स में अगर बारिश हो रही है तो वहां पर रन ऑफ क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड एक्स निकालना है। 4 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ, रन ऑफ आया 2 सेंटीमीटर, इनफिल्टर कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की बारिश हुई, 2 नीचे जमीन में चला गया, 2 रन ऑफ में चला गया। तो 4 माइनस 2 तो आ गया टोटल इनफिल्ट्रेशन। कितने घंटे में हुआ 2 सेंटीमीटर का इनफिल्ट्रेशन 6 आवर में। तो इसको 6 से डिवाइड कर दूंगी तो ये सेंटीमीटर पर आवर में मेरी फाइंड एक्स आ गई है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब मुझे दिया है कि 12 घंटे में 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, तो 12 घंटे में मेरा इसी रेट से इनफिल्टर हो रहा है, तो 12 घंटे में इनफिल्ट्रेशन कितना हो जाएगा मेरा 1/3 इंटू 12, ये आ गया 12 आवर का इनफिल्ट्रेशन। ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, टोटल बारिश हो रही है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इनफिल्टर हो गया, 6 सेंटीमीटर रन ऑफ होगा, बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि स्टेज ऑफ ए रिवर वो 10 मीटर है, डिस्चार्ज कैरी कर रहा है क्यू, स्लोप दिया है कि अगर सेम स्टेज ऑफ रिवर हो, स्लोप अगर ये हो जाए तो डिस्चार्ज क्या होगा। तो v इज इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन, ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी की इक्वेशन मैनिंग्स इक्वेशन जो होती है, इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब यहाँ पे Q मेरा इक्वल आ गया 1/n r रेज टू पावर 2/3 s रेज टू पावर 1/2 इंटू ए। अब यहाँ पे स्टेज क्या होता है, ये चैनल का बॉटम है और ये फ्री वाटर सरफेस है, ये होता है स्टेज। अब अगर मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन लेती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरा y अगर सेम है तो मेरा a भी सेम रहेगा, पहले और दूसरे वाले केस में मान लिया कि विड्थ है वो b है, सेक्शन है वो सेम ही है, सेम ही रिवर की हम बात कर रहे हैं। तो पहले a मेरा आएगा b इंटू वाई और p मेरा आएगा b प्लस 2y। 2y कैसे है, y तो ये हो गया, b होता है वेटेड पेरीमीटर, जितनी सरफेस वेट हो रही है उसकी लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये और ये इन तीनों को सम करेंगे तो वेटेड पेरीमीटर आ जाएगा, तो ये आ गया b प्लस 2y। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि मेरा r भी सेम रहेगा और मेरा a भी सेम रहेगा। सेम रिवर है, n है, ये रिवर की सरफेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन वगैरह पे, तो ये भी सेम रहेगा। वेरी क्या कर रहा है q और s, और यहां से मुझे पता चल गया कि q प्रोपोर्शनल है रूट s के। तो मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ q1 अपॉन s1 का रूट इज इक्वल टू q2 अपॉन s2 का रूट। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ s1 अपॉन s2 का रूट। अब इसमें मैं वैल्यू रखूं तो q1 की जगह q लिख दिया, q2 मुझे निकालना है, s1 है 1/4000 डिवाइडेड बाई 1/1000, इसका रूट निकालेंगे और ये आ गया 1/2,
तो यहाँ से मेरा Q आ जाएगा, सॉरी Q2 आ जाएगा 2 इंटू Q और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि एक कैचमेंट एरिया है 120 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज क्या होगा एस कर्व हाइड्रोग्राफ के लिए। एस कर्व हाइड्रोग्राफ हम डिराइव कर रहे हैं 6R के यूनिट हाइड्रोग्राफ से। इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज बेसिकली हमसे पूछा गया है। इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज की तो ये इक्वेशन होती है और आपको ये इक्वेशन याद रखनी है डायरेक्टली। Q होता है 2.78 इंटू ए अपॉन टी। टी यहाँ पर जो ड्यूरेशन है आवर्स में यूनिट हाइड्रोग्राफ का वो है, तो टी यहाँ पे 6 हो जाएगा। ए होता है किलोमीटर स्क्वायर में एरिया, ए की जगह आप 120 रखोगे। क्यू आपको मीटर क्यूब पर सेकंड में मिल जाएगा। तो इसमें क्यू आप सोल्व करके निकाल लोगे तो 55.6 मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मीटर क्यूब पर आर में, तो सेकंड में एक सेकंड में इतना डिस्चार्ज हो रहा है तो एक आर में कितना हो जाएगा। आर को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड में कर देंगे, तो 1 घंटे में मेरा इतना डिस्चार्ज हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि एस हाइड्रोग्राफ होता क्या है। एस हाइड्रोग्राफ क्या होता है, जैसे कि 6R का मेरा यूनिट हाइड्रोग्राफ है, इट मीन्स मेरे 6 घंटे में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई है, उसके कोरस्पॉन्डिंग को यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा। एस क्या है वो मैं इस तरीके से निकालती हूँ कि ऐसे 6-6 घंटे के स्ट्रॉम्स हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक आ रहे हैं। 6 घंटे की बारिश, फिर से 6 घंटे की बारिश, फिर से 6 घंटे की बारिश, ये 6R का स्ट्रॉम, फिर से 6R का, ये ड्यूरेशन 6R है, ये भी 6R है, और इस तरीके से ये चलता ही जा रहा है 6R का इनफाइनाइट तक। और ये जो कंटिन्यूअस इनफाइनाइट टाइम तक रेनफॉल हो रहा है उसके कारण जो डिस्चार्ज का हाइड्रोग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इंक्रीज होते होते एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद ये कांस्टेंट ही रहता है। ये मैक्सिमम डिस्चार्ज जो कांस्टेंट डिस्चार्ज आ रहा है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज, उसके लिए ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि एक फ्लड हाइड्रोग्राफ है जिसका पीक है वो 240 मीटर क्यूब पर सेकंड है, 4 आवर का फ्लड हाइड्रोग्राफ है। रेनफॉल एक्सेस जिसको हम डेप्थ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ भी बोलते हैं वो 80 mm है, बेस फ्लो 40 मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा उससे जो हम डिराइव करेंगे उसकी पीक क्या होगी। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ हम कैसे डिराइव करते हैं, सबसे पहले तो क्यू है उसमें से बेस फ्लो सेपरेट करते हैं। तो 240 में से मैंने 40 का बेस फ्लो हटा दिया, ये मेरा DRH आ गया, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ की यूनिट, उसके डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज। तो ये 200 मीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। अब इससे यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव करने के लिए मैं डेप्थ ऑफ रन ऑफ है या जिसको हम रेनफॉल एक्सेस भी बोलते हैं उसकी डेप्थ से डिवाइड कर देती हूँ सेंटीमीटर में वो लेके। तो ये 80 mm है, इसको सेंटीमीटर में करूँगी तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आप 8 से डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 25, 100/4, तो 25 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि 10 ईयर्स का कोई फ्लड है, उसमें एक्सेप्टेबल रिस्क है वो 10% है, उसका रिटर्न पीरियड क्या होगा। मान लिया कि रिटर्न पीरियड टी है, उसके टी ईयर्स में अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 1 ईयर में अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 1/t। यह है अकर होने की प्रोबेबिलिटी इन 1 ईयर। नॉट अकर की प्रोबेबिलिटी होगी 1 ईयर के लिए 1 - 1/t। नॉट अकर की 1 ईयर के लिए अगर यह प्रोबेबिलिटी है तो नॉट अकर की 10 ईयर्स के लिए मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 - 1/t रेज़ टू पावर 10। नॉट अकर इन 10 ईयर्स की प्रोबेबिलिटी यह है, अकरिंग एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी, और इसको ऐड करूंगी तो 1 मिलेगा कि या तो कभी अकर नहीं होगा या एटलीस्ट वंस अकर होगा। तो मुझे अब प्रोबेबिलिटी चाहिए, मुझे रिस्क चाहिए, रिस्क होती है प्रोबेबिलिटी अकर एटलीस्ट वंस इन 10 ईयर्स। ये आ जाएगी, मैं अकर होने वाला जो है ये नॉट अकर होने वाला है, इसमें से इसको 1 में से माइनस करूंगी तो 1 - 1 - t रेज़ टू पावर 10 ये आ गया। अब ये दिया गया 10%, तो पहले तो इसको हम फ्रैक्शंस में ले लेंगे क्योंकि इधर भी हमने फ्रैक्शंस में ले रखी है वैल्यूज। तो 10% है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 10 / 100 0.1।
और इस इक्वेशन से आप टी निकालोगे तो आपका आएगा 1 माइनस 1/t रेज टू पावर 1 माइनस 0.1 रेज 1 रेज टू पावर 1/10। दोनों साइड 1/10 करेंगे तो ये हट जाएगा 10 वाला। 0.9 रेज टू पावर 1/10 और टी आ जाएगा 1 माइनस 0.9 रेज टू पावर 1/10 और इसको इन्वर्स कर देंगे क्योंकि 1/t है, तो सी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिए है कि एक सैंड सैंपल है, उसकी पोरोसिटी है वो 50% है, तो उसका स्पेसिफिक यील्ड क्या होगा। पोरोसिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्मॉल पोर्स होते हैं, एक लार्ज पोर्स होते हैं। जो लार्ज पोर्स है उनमें से वाटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और स्मॉल पोर्स है उनमें से ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब किसी एक्यूफर में जो लार्ज पोर्स है उनमें जो वाटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको मैं अगर वी एल से डिनोट करूं, इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर से डिवाइड करूं तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड, कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर पर वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर मुझे मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, और यही वो वाटर है जो वेल से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक होता है स्पेसिफिक रिटेंशन, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जब ग्रेविटेशनल फोर्सेस से जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे एक्यूफर से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसके बाद में अब जो छोटे छोटे पोर्स में वाटर बचा हुआ है उसका टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर। अब मैं अगर एस वाई और एस आर को प्लस करूं, ऐड करूं दोनों को, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज वॉइड्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉइड्स डिवाइडेड बाय वी, और इसको ऊपर वाले को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ वी से, वी अपॉन वी एम मेरा एन आ गया। तो मैं कह सकती हूँ कि एस वाई प्लस एस आर है वो एन के इक्वल होगा। तो स्पेसिफिक यील्ड है वो पोरोसिटी से कम होगा क्योंकि कुछ वैल्यू स्पेसिफिक रिटेंशन की भी होगी। वर्ड्स में जो वाटर है वो सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ही एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। और ये स्मॉल पोर्स में जो वाटर होता है, ये आपने इरिगेशन में पढ़ा होगा, कैपिलरी वाटर जिसको बोलते हैं, वो है ये। तो यहाँ पर बी होगा लेस देन 50%। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए है कि एक सॉइल सैंपल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसकी परमेबिलिटी है वो 0.5 mm पर सेकेंड है। तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो परमेबिलिटी क्या होगी सॉइल सैंपल की। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, के इक्वल होता है एक तो कांस्टेंट अपॉन गामा अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाई ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई। म्यू है ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लिक्विड्स के लिए अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो मेरी म्यू की वेलोसिटी जो म्यू की जो है विस्कोसिटी है म्यू है वो डिक्रीज होगा। इसका एग्जांपल है अच्छा बहुत ही, एक हनी को कभी आप गर्म करके देखना, वो एकदम से लेस विस्कस हो जाएगा और इजीली फ्लो करने लग जाएगा। तो इससे आप याद रख सकते हो रिलेशन कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से म्यू डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है तो म्यू मेरा इंक्रीज होगा। यहाँ पर म्यू इंक्रीज होगा तो के प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन म्यू के, तो म्यू को इंक्रीज करूंगी तो परमेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, तो लेस देन 0.5 mm पर सेकेंड आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 में दिए है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 1500 किलोमीटर स्क्वायर का कोई प्लेन एरिया है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड होंगे। आपको ये डेटा याद रखना पड़ेगा। प्लेन एरिया अगर है तो 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गेज चाहिए होगा मुझे। हिली एरिया अगर है तो 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर तक एक एरिया के एरिया में एक रेन गेज चाहिए होता है। तो यहाँ पर 5200 दिए है तो 520 में एक चाहिए तो 5200 में मेरे 10 चाहिए होंगी। डिवाइड कर दूंगी मैं 5200 को 520 से, तो ए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिए है कि एक स्टॉर्म है गिवन ड्यूरेशन का, इसमें इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म कोरस्पॉन्डिंग टू ए रिटर्न पीरियड टी अगर आई है तो इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म सेम ड्यूरेशन दैट कोरस्पॉन्डिंग रिटर्न पीरियड ऑफ टी वन अगर ग्रेटर देन टी है तो इंटेंसिटी क्या होगी। एक मान लिया कि 100
mm पर डे का कोई रेनफॉल है, उसका रिटर्न पीरियड मान लिया मेरा कि 60 ईयर्स आ रहा है। इट्स का मतलब क्या है कि 100 पर डे ये या इससे ज़्यादा रेनफॉल होगा, इसकी पॉसिबिलिटी 60 ईयर्स में ओनली 1 टाइम है। अब मैं इससे भी बड़ी वैल्यू अगर ले रही हूँ, मैं 150 पर डे के लिए लिख रही हूँ, तो उस केस में तो उसका रिटर्न पीरियड और भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा सीवियर केसेज़ होगी, सीवियर केसेज़ होगा, रेनफॉल का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके होने की उतनी प्रोबेबिलिटी कम है, उसके अकर होने की, इस कारण उसका रिटर्न पीरियड है वो ज़्यादा आता है। तो ये बोल रहा है कि T1 अगर ग्रेटर है, रिटर्न पीरियड ज़्यादा है, तो सेकंड जो इंटेंसिटी आएगी सेकंड वाले केस के लिए, वो पहले वाले से ग्रेटर होगी, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि 4 सक्सेसिव 12 आवर पीरियड है, उसमें ये मेरा रेनफॉल है। इनफिल्ट्रेशन 5 की वैल्यू दे दी है और सरफेस रन ऑफ पूछा है 40, 80, 90, 30। 5 mm पर आवर की रेट से इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का समझना है आपको, लैंग्वेज इसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे इसको। 4 सक्सेसिव 12 आवर ड्यूरेशन, इसका मतलब है कि पहले 12 घंटे मेरा इतना रेनफॉल हुआ है, अगले 12 घंटे में इतना हुआ है, उससे अगले 12 घंटे में ये 90 हुआ है और उससे अगले 12 घंटे में मेरा रेनफॉल 30 हुआ है। अब 1 घंटे में अगर मेरा 5 mm इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, तो 12 घंटे में कितना होगा? 12 इंटू 5, तो 60 इनफिल्ट्रेशन हो सकता है मेरा 12 घंटे में। अब 40 रेनफॉल है और इनफिल्ट्रेशन हो सकता है 60, तो क्या कोई रन ऑफ होगा क्या? इसमें कोई रन ऑफ नहीं आएगा। सेकंड वाले में 80 का रेनफॉल है, इनफिल्ट्रेशन 60 हो सकता है 12 घंटे में, तो क्या यहाँ पर कोई रन ऑफ होगा? होगा। कितना होगा? रेनफॉल माइनस इनफिल्ट्रेशन, तो 80 माइनस 60 20 का रन ऑफ आ गया। इसमें 90 माइनस 60 30 का आ गया और इस वाले में 0 हो जाएगा। तो टोटल रन ऑफ यहाँ पर आ जाएगा 50 mm, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि एक 6 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, कैचमेंट एरिया 180 किलोमीटर स्क्वायर है, ट्रायंगुलर शेप का है और जो पी कोऑर्डिनेट है वो 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो टाइम बेस क्या होगा? इस तरीके से हाइड्रोग्राफ हम ट्रायंगुलर शेप का बनाएंगे। ऐसा होगा ट्रायंगुलर शेप का हाइड्रोग्राफ। ये पीक डिस्चार्ज होगा जो कि मुझे दिया गया है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये बेस पीरियड होगा, बी से डिनोट कर देती हूँ, आवर्स में ये होता है, ये मेरे से पूछा है और कैचमेंट का एरिया दिया है 180 किलोमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ क्या होगा? जो ये वाला एरिया है इस ट्राइंगल का वो, तो मैं वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ निकालूं अगर इस एरिया से, तो ये आएगा 1/2 इंटू बेस, ये आवर्स में है तो मुझे इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटू क्यूपी, तो ये मेरा मीटर क्यूब में आ गया है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ये जो आया है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ये 30 कर देते हैं, तो ये 1800 बी इंटू क्यूपी की भी वैल्यू रख देते हैं 10 इंटू 10, ये आ गया मेरा वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को मुझे डेप्थ ऑफ रन ऑफ निकालना है इस वॉल्यूम से, तो मैं क्या करूंगी, कैचमेंट एरिया से डिवाइड कर दूंगी। कैचमेंट एरिया 180 किलोमीटर स्क्वायर, तो 180 इंटू 10⁶, किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ 10⁶ आ जाएगा। ये मेरा वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ डिवाइडेड बाय एरिया आया है डेप्थ ऑफ रन ऑफ। डेप्थ ऑफ रन ऑफ मेरा आया है यहाँ पर ये मीटर में, क्योंकि सारी ऐसा यूनिट ली हुई है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा सेंटीमीटर में आ गया डेप्थ ऑफ रन ऑफ। और मुझे क्वेश्चन से एक बात पता है कि इसका डेप्थ ऑफ रन ऑफ 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये दिया है कि ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो डेप्थ ऑफ रन ऑफ 1 सेंटीमीटर के इक्वल कर देंगे हम। इसको जब आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो 100 आवर्स आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही ईजी सा है। इसमें दिया है कि कहीं पर कोई रेन गेजेस रखे हैं, हम डेटा मेजर कर रहे हैं, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV आ रहा है 30%, परमिसिबल एरर है वो है 10%।
तो कितने एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड होंगे? तो सबसे पहले तो टोटल कितने नंबर ऑफ रेन गेजेस चाहिए होंगे वो निकालोगे आप। वो होता है CV अपॉन ई का स्क्वायर, दोनों को परसेंट में ही रखना है। 30 डिवाइडेड बाई 10 इसका स्क्वायर आ गया 9। अब कभी कभी तो टोटल पूछ लिया जाता है और कभी कभी एडिशनल पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर 9 आ रहा है, एडिशनल पूछा है, पहले से कितने हैं, 4 एनगेज हैं, कितने और रिक्वायर्ड होंगे, 9 माइनस 4 5, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिए है कि लीचिंग रिक्वायरमेंट एक सोइल की 10% है, कंजप्टिव यूज है वो 90 mm है, तो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है जो फील्ड में अप्लाई करना चाहिए कि करना है हमें, वो क्या होगा। तो लीचिंग की रिक्वायरमेंट को परसेंटेज में हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि टोटल इरिगेशन के लिए कितना पानी चाहिए डिवाइडेड बाय कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है अपॉन टोटल इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली टोटल इरिगेशन रिक्वायरमेंट और कंजप्टिव यूज, इन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल रही हूँ। तो लीचिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है मेरी, और लीचिंग की रिक्वायरमेंट को परसेंटेज में निकालने के लिए मैं टोटल इरिगेशन रिक्वायरमेंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे से पूछा टोटल इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे लीचिंग की आ रहा है 10, DI मेरे से पूछा गया है, CU मेरा है 90 अपॉन DI इंटू 100, तो ये DI माइनस 90 अपॉन DI ये आ गया 1/10, और इससे 10 DI माइनस 900 इज इक्वल टू DI आ गया 9 DI इज इक्वल टू 900, DI आ गया मेरा 100 mm, मतलब टोटल मेरी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो 100 mm है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिए है कि इरिगेशन एफिशिएंसी 90% है, कन्वेंस लॉसेस 20% है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग 16 सेंटीमीटर है, तो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एट द कैनाल आउटलेट क्या होगा। जैसे कि ये कोई कैनल का आउटलेट है, यहाँ से वाटर कोर्स से हम फील्ड में वाटर सप्लाई कर रहे हैं, ये वाटर कोर्स है और ये हमारा फील्ड है। अब 20% कन्वेंस लॉसेज है, मतलब यहाँ से आउटलेट में हमने 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर सप्लाई किया, तो यहाँ पर मेरा 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड ही बचेगा, 20% लॉस हो जाएंगे। फिर इस 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड में अगर मैं फील्ड में अप्लाई करूंगी तो रूट जोन में जो स्टोर होगा वो इसका 80% ही होगा, क्योंकि मेरी इरिगेशन एफिशिएंसी यहाँ पर 80% दी गई है। तो 80 इंटू 80 अपॉन 100 इतना ही रूट जोन में स्टोर होगा। अब मैंने मान लिया, मुझे निकालना है कि मुझे कैनाल आउटलेट पे कितना पानी चाहिए, तो मैंने मान लिया कि वो x है, तो x का क्या हुआ, 80% तो मुझे यहाँ पे पहुंचेगा, पहुंचने पे मिलेगा, 20% लॉस हो गया। अब यहाँ पर जो भी वाटर अवेलेबल है इसका 80% ही रूट जोन में स्टोर होगा, और ये मेरा जो रूट जोन में स्टोर हो रहा है वो मुझे चाहिए 16 सेंटीमीटर। तो अब मैं x निकाल लूंगी यहाँ से, 16 सेंटीमीटर इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 100 अपॉन 80, कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 100 अपॉन 4 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि एक 4 आवर का रेनफॉल है किसी कैचमेंट में जिसका एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर है, रेनफॉल डेप्थ 6.2 सेंटीमीटर है और 5.0 सेंटीमीटर है, सक्सेसिव 2 आवर्स में, मतलब पहले 2 घंटे में इतना रेनफॉल हुआ है, दूसरे 2 घंटे में इतना रेनफॉल हुआ है, टोटल 4 घंटे का रेनफॉल है। तो फाइंड एक्स अगर 1.2 सेंटीमीटर पर आवर है तो रन ऑफ वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। यहाँ पर रन ऑफ वॉल्यूम पूछा गया है, ध्यान रखना, जनरली पहले जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें सिर्फ डेप्थ ऑफ रन ऑफ पूछा था, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ पूछा है। कहीं पर भी डेप्थ ऑफ रन ऑफ से हमें कन्वर्ट करना हो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, तो हम एरिया ऑफ कैचमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पहले 2 घंटे में 6.2 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ, 1.2 सेंटीमीटर की पर आवर से की रेट से इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, तो 2 घंटे में इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा 1.2 इंटू 2, तो पहले 2 घंटे का रन ऑफ आ गया ये 6.2 माइनस 2.4, दूसरे 2 घंटे में रेनफॉल हुआ है 5, इनफिल्ट्रेशन होगा 1.2 इंटू 2, तो 5 माइनस 2.4 2.6 सेंटीमीटर ये सेकंड वाले में आ गया रन ऑफ, और ये 3.8 सेंटीमीटर पहले 2 घंटे में रन ऑफ आया था, डेप्थ ऑफ रन ऑफ।
तो टोटल डेप्थ ऑफ रन ऑफ आ गया 3.8 प्लस 2.6, तो ये 6.4 सेंटीमीटर आ गया। हमसे पूछा है वॉल्यूम, तो 6.4 को हम 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, देन हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया किलोमीटर स्क्वायर में है तो हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10⁶। अब ये मेरा मीटर क्यूब में आया है, मुझे आंसर चाहिए हेक्टर मीटर में। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 10⁴ हेक्टर के। तो मैं इसको अगर 10⁴ से डिवाइड कर दूं तो अब मेरी यूनिट आ जाएगी हेक्टर मीटर, और इसको आप सोल्व करोगे तो 1600 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिए है कि लेसिस थ्योरी से एक चैनल डिजाइन किया गया है, उसकी मीन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और सिल्ट फैक्टर भी यूनिटी 1 है, तो हार्डलिक मीन रेडियस क्या होगा? ये फॉर्मूला है, लेसिस इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है। 5/2 v² होता है, v भी 1 है, f भी 1 है, तो r आ जाएगा 2.5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 में दिए है कि मीडियम सिल्ट है जिसका एवरेज ग्रेन साइज अगर ये है तो लेसिस सिल्ट फैक्टर क्या होगा? लेसिस सिल्ट फैक्टर f इक्वल होता है 1.76 रूट डी के, तो 1.76 डी की वैल्यू यहाँ पर आप रखोगे 0.16, और इसको जब सोल्व करोगे तो सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है इरिगेशन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फील्ड कैपेसिटी 20% है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 10% है, परमिशेबल डिप्लेशन ऑफ वाटर है वो 50% है, ड्राई यूनिट वेट ये है, और इफेक्टिव रेनफॉल ये है। टोटल अवेलेबल वाटर होगा एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी इंटू डी डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू रो डी डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू, ये इक्वल आएगा डी डब्ल्यू के। ये कैसे आता है? अगर ये फॉर्मूला आपको याद रखने में दिक्कत हो तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो कि फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बेसिकली वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट ही है, और सोयल में आपने पढ़ा होगा W इक्वल होता है MS अपॉन MW के, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, MW अपॉन MS के। तो अगर मेरी डेप्थ ऑफ रूट जोन कैपिटल D है और उसके अंदर जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो स्मॉल dw है, एरिया अगर A है तो MW मेरा आ जाएगा dw इंटू A, ये मेरा वॉल्यूम आ गया वाटर का, इसको मैंने रो W से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा MW आ गया। कैपिटल D रूट जोन की डेप्थ है, तो मास ऑफ सॉलिड्स क्या आ जाएगा? D इंटू A, तो वॉल्यूम आ गया, इसको रो D से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो रूट जोन है इसका वो आ जाएगा मास टोटल, जो कि होता है MS। तो W जो FC के इक्वल होगा, एक पॉइंट पे PWP के इक्वल होगा, वो आ जाएगा DW रो W अपॉन D इंटू रो D। ये बैक ऑफ द माइंड अगर आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने में हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपको फॉर्मूला याद हो रहा है इजीली तो कोई दिक्कत नहीं है इन सब में जाने की। अब यहाँ पर मुझे निकालना है पहले तो DW और फिर कितना रिक्वायर्ड है इरिगेशन। अब यहाँ पे एक चीज दे दी है कि 50% ही डिप्लीशन अलाउड है, तो ये तो टोटल अवेलेबल डेप्थ ऑफ वाटर है, इसका 50% ही हम डिप्लीट करेंगे, उतने में हम वापस से इरिगेट कर देंगे फिर। तो DW आ जाएगा FC 0.2 माइनस 0.1, कैपिटल D से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट जोन की डेप्थ पर मीटर डेप्थ दिया रूट जोन तो 1 ले लेंगे, रो D है 1500 डिवाइडेड बाय रो W है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसको करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई, तो ये DW यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो ये 75 mm आएगा, अभी मीटर में आएगा 0.075 मीटर, इसको mm में कन्वर्ट करोगे तो 75 mm आ जाएगा। अब 75 mm है वो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। इफेक्टिव रेनफॉल दिया 25 mm, तो 75 mm का मुझे वाटर चाहिए क्रॉप के लिए रूट जोन में, उसमें से 25 mm मुझे रेनफॉल से मिल रहा है, तो मुझे इरिगेट 50 mm के लिए ही करना पड़ेगा, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें एक्यूफर की 3 लेयर दी है, 1 2 3, तीनों की परमेबिलिटी दी है और ट्रांसमिसिविटी पूछी है, तो T इक्वल होता है K इंटू बी के। तो यहाँ पर हम तीनों की ट्रांसमिसिविटी का सम कर देंगे, पहले की आ जाएगी 4 इंटू 30, दूसरे की 2 इंटू 10,
और तीसरी क्या आ जाएगी 6 × 20 और इसको जब आप सम करोगे तो 260 आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 में दिए है कि रेनफॉल डेटा दिया गया है, ये लॉन्ग टर्म नॉर्मल एनुअल रेनफॉल डेटा है और ये एनुअल रेनफॉल डेटा है। तो इसमें स्टेशन एक्स का डेटा मिसिंग था, तो पी की वैल्यू क्या होगी? वैसे तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये नॉर्मल रेशियो मेथड से करेंगे, P/250। यहाँ पे 3 रीडिंग आ रही है टोटल, एक यहाँ पे आएगी, 2 का सम इधर करेंगे तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें 3 आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हम 3 ले रहे थे, अभी 2 लेंगे। तो 140 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 270 डिवाइडेड बाई 300। तो इससे P अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 250 डिवाइडेड बाई 2, 0.7 प्लस 0.9 और इसको सॉल्व करोगे तो 200 आएगा वैल्यू P की, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि एक 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसका पीक वॉल्यूम है, पीक कोऑर्डिनेट है डिस्चार्ज का, वो 80 मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो 2R के यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक वॉल्यूम क्या होगा? दोनों ही यूनिट हाइड्रोग्राफ है, दोनों का डेप्थ ऑफ रन ऑफ है वो 1 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का एरिया भी सेम है। एरिया अगर सेम है तो एरिया इक्वल होता है कैचमेंट, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ इक्वल होता है कैचमेंट एरिया इंटू डेप्थ ऑफ रन ऑफ। डेप्थ ऑफ रन ऑफ भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ भी सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ सेम होगा और बेस पीरियड है, ये किसका छोटा होगा किसका बड़ा होगा? अगर कम ड्यूरेशन का रेनफॉल हो रहा है तो उसका रिवर में इफेक्ट भी जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर 10 घंटे बारिश हो रही है तो मुझे मान लिया 80 आवर तक रिवर में उसके कारण डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, तो मेरी अगर 5 घंटे ही बारिश होती है तो 80 आवर से कम में ही मेरा डिस्चार्ज खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा कैचमेंट। तो मुझे ये पता चल रहा है कि 4R वाले यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो बेस पीरियड है ये वाला, उससे कम मेरा बेस पीरियड होगा 2R वाले का। मान लिया ये 4R वाले का है बेस पीरियड, तो 2R वाले का इससे कुछ कम होगा। अब मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं, ब्लू कलर में शो कर रही हूँ 4R वाला, ये कुछ ऐसे बनेगा। अब रेड कलर में मैं 2R वाला बना रही हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे एंड हो जाएगा, बट वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ सेम है, इसलिए ये जो यहाँ पे आ रहा है, ये हाइड्रोग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा है वो सेम होगा, क्योंकि हाइड्रोग्राफ के नीचे जो एरिया होता है ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ को। ये चीज हमें पता है, हम पहले के काफी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब अगर बेस पीरियड छोटा है तो इसकी पीक है वो ज्यादा ऊपर जाएगी, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। 2R वाला है जो, ये 2R वाला है और ये 4R वाला है। तो 2R वाले का बेस पीरियड कम है, हाइड्रोग्राफ के नीचे एरिया दोनों में सेम आएगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ सेम है, तो इसलिए 2R वाले की पीक है वो ज्यादा ऊपर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि फील्ड कैपेसिटी 25% है, पीडब्ल्यूपी 15% है, ड्राई यूनिट वेट नहीं है, बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये 1.5 है, रूट जोन डेप्थ 80 सेंटीमीटर है। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? स्टोरेज कैपेसिटी मतलब पूछा है कि एफसी से लेके पीडब्ल्यूपी तक वाटर कंटेंट जाता है, उतने में कितना डेप्थ ऑफ वाटर है वो अवेलेबल होगा। तो ये हो जाएगा एफसी माइनस पीडब्ल्यूपी इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी फील्ड कैपेसिटी ना सी से नोट करते हैं। तो 0.25 माइनस 0.15 इंटू डी डेप्थ ऑफ रूट जोन 0.80 इंटू ये जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आएगा, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि कोई कैनाल सेक्शन है, बी उसकी बेस विड्थ है, डी उसकी डेप्थ है, बेड विड्थ है बी, तो उस केस में कंबाइंड लॉसेज इवेपोरेशन और सीपेज के कारण होंगे, पर किलोमीटर लेंथ में वो क्या होंगे? तो ये एम्पिरिकल इक्वेशन है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये होगा b प्लस डी रेज़ टू पावर 2/3 अपॉन 200। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि v और r है वो रिजाइम विन वेलोसिटी और हाइड्रोलिक डेप्थ है, तो f क्या होगा? तो r इक्वल होता है 5/2 v स्क्वायर अपॉन f के,
यहाँ से एफ आ जाएगा 5/2 v² r, c हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि एल है वो टोटल लेंथ है कैलान की किलोमीटर में, पी है वो टोटल पेरीमीटर की लेंथ है मीटर में, और सी है वो कॉस्ट है लाइनिंग पर स्क्वायर मीटर। तो कितना एडिशनल एक्सपेंडिचर इसमें लाइनिंग में आएगा? तो सी कॉस्ट है लाइनिंग की पर मीटर स्क्वायर के एरिया पे, और टोटल कितने एरिया में मुझे लाइनिंग करनी पड़ेगी। अगर ये मेरा पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर पी है, तो इसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो सारा सरफेस एरिया आ जाएगा कैनाल का जहां पर लाइनिंग करनी है। तो इसको मैं पी इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दूंगी। एल मुझे किलोमीटर में लेना है, तो मीटर में अगर एल है तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो पी सी एल अपॉन 1000 ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इरिगेशन और डब्ल्यूआर के खत्म होते हैं। आप लोगों का इसके रिगार्डिंग कुछ फीडबैक है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अगर ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप जरूर उसके साथ शेयर करें। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।